अक्सर हम सुनते हैं कोई कहता है जो कुछ भी हो अपने दम पर हो। या ये सब मैंने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। हाँ, सेल्फ मेड। सेल्फ मेड, बिल्कुल। ये सुनने में बहुत दमदार लगता है ना, बिल्कुल। लेकिन कभी रुक कर सोचा है कि ये काबिलियत, ये योग्यता आखिर आती कहाँ से है? आज हम इसी विचार की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो मेरिट या योग्यता की इस पूरी धारणा को मतलब जड़ से हिला देता है। बिल्कुल। स्रोत का तर्क ही ये है कि जिसे हम अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि या मेरिट मानकर गर्व करते हैं, वो शायद उतनी हमारी है ही नहीं जितनी हम समझते हैं। हाँ। आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी तर्क की परतें खोलना है कि योग्यता बनती कैसे है, और अगर हम इस नजरिए को समझ जाएं तो ये हमारे समाज में सफलता को देखने के तरीके को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। तो चलिए इस विचार का विश्लेषण करते हैं। स्रोत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू होता है। हाँ, मेरे पास जो भी काबिलियत है वो आई कहाँ से? हाँ। और वो इसका जवाब बहुत साफ तौर पे देता है। इसके केवल दो ही स्रोत हो सकते हैं। हाँ, और ये वर्गीकरण ही एक तरह से पूरी बहस की नींव है। स्रोत के अनुसार किसी भी इंसान की काबिलियत दो चीजों के मेल से बनती है। पहली है हमारी आनुवंशिकी, यानी हमारे वो जीन्स, और दूसरी जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है वो है हमारा वातावरण या एनवायरनमेंट। मनोविज्ञान में इसे नेचर वर्सेस नर्चर की बहस कहते हैं ना। हाँ, प्रकृति बनाम पालन पोषण। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। स्रोत इसे बनाम या वर्सेस की तरह नहीं देखता। वो कहता है कि ये नेचर और नर्चर का मामला है। सही पकड़ा आपने। ये दोनों आपस में लड़ नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर मतलब इंटरैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 50% जीन से आया और 50% माहौल से। हाँ, ये दोनों मिलकर कुछ नया बनाते हैं। बिल्कुल। सोचिए, आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन गुलाब का बीज है। ये हो गया आपकी जीन्स। ठीक है। लेकिन अगर आप उसे रेगिस्तान की सूखी रेत में बो दें और पानी न डालें, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। कुछ नहीं। वहीं एक साधारण बीज को भी अगर अच्छी खाद, मिट्टी और पानी मिले तो वो खिल उठता है। हमारी काबिलियत भी कुछ ऐसी है। जीन्स क्षमता का बीज हैं, पर माहौल वो जमीन है जो तय करती है कि वो बीज पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा या यूं ही नष्ट हो जाएगा। सटीक। ये बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, जीन्स। स्रोत कहता है कि यहीं पर हमारे सेल्फ मेड होने के दावे पर पहली चोट लगती है। बिल्कुल, और ये चोट बहुत गहरी है। स्रोत का तर्क बहुत सीधा है। हमारे जीन्स यानी हमारी जो प्राकृतिक प्रतिभा है वो हमें संयोग से मिलती है। मतलब एक लॉटरी की तरह। एक जेनेटिक लॉटरी कह सकते हैं। आपको अपनी आंखों का रंग, आपके बालों का प्रकार, आपकी लंबाई, ये सब आपने चुना नहीं, ये तो मिला है। ये आपको मिला। उसी तरह अगर किसी का दिमाग गणित के लिए बना है या किसी की आवाज संगीत के लिए, तो ये भी उसी लॉटरी का हिस्सा है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर कोई स्वाभाविक रूप से एक बेहतरीन एथलीट है तो क्या उसकी इस क्षमता में उसका कोई योगदान नहीं? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये तो बस किस्मत का खेल हुआ। स्रोत के अनुसार उस बुनियादी क्षमता में व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, वो उसे विरासत में मिली है। स्रोत में एक बहुत तीखी बात कही गई है। क्या? कि कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे क्या पुण्य किए थे कि मुझे ये खास जीन मिल गए। हाँ, ये पूरी तरह से एक संयोग है। हाँ, उस क्षमता को मेहनत से निखारना व्यक्ति का काम है, लेकिन वो मेहनत करने की क्षमता और अनुशासन भी काफी हद तक हमारे जीन्स और माहौल से ही प्रभावित होता है। बिल्कुल, जिस पर हम बाद में आएंगे। अच्छा, तो ये तर्क मेहनत को नकार नहीं रहा, बल्कि उस शुरुआती बिंदु पर सवाल उठा रहा है जहां से हम दौड़ना शुरू करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को रेस में बाकियों से मीलों आगे का स्टार्टिंग पॉइंट बस संयोग से मिल जाता है। सटीक बात। ये हमें उस कॉग्निटिव बायस, उस पूर्वाग्रह से बचाता है जहां हम अपनी किस्मत को अपनी काबिलियत समझ बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस नींव पर हमने अपनी सफलता की इमारत खड़ी की है, वो नींव हमने खुद नहीं रखी थी, वो हमें संयोग से तोहफे में मिली थी। ये एक ऐसा विचार है जो इंसान के अहंकार को कम करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर जीन्स एक लॉटरी है, तो फिर कहानी का दूसरा और ज्यादा बड़ा हिस्सा आता है माहौल। स्रोत के मुताबिक तो इसका योगदान शायद जीन से भी कहीं ज्यादा है। यही पर विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है।
स्रोत एनवायरनमेंट को सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देखता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, और उसका पहला हिस्सा है हमारा परिवार। हाँ, स्रोत कहता है कि आपके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, घर का माहौल कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब बहुत मायने रखता है। सोचिए, एक बच्चा जो ऐसे घर में बड़ा हो रहा है जहाँ डिनर टेबल पर राजनीति, विज्ञान और किताबों पर बहस होती है, हाँ, और दूसरा बच्चा जहाँ सिर्फ घर की समस्याओं या पैसों की तंगी पर बात होती है। हाँ। दोनों बच्चों को बौद्धिक पोषण बिल्कुल अलग अलग मिल रहा है। ये सिर्फ अमीरी गरीबी की बात नहीं है। स्रोत लचीलेपन पर भी जोर देता है। ऐसे माता पिता जो बच्चों को सवाल पूछने, गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, वो अनजाने में ही उनमें आत्मविश्वास और रचनात्मकता भर रहे होते हैं। बिल्कुल, जबकि एक बहुत सख्त या उदासीन माहौल बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा को खत्म कर सकता है। और परिवार के बाद स्रोत बात करता है समुदाय की। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्रोत सवाल करता है, आप जिस मोहल्ले में, जिस समुदाय में रहते हैं, वहाँ की हवा में क्या है? क्या वहाँ के लोगों के लिए सफलता का मतलब सरकारी नौकरी पाना है या अपना स्टार्टअप शुरू करना? सही बात। वहाँ दिन भर ज्ञान की बातें होती हैं या लड़ाई झगड़े की? ये बातें अवचेतन रूप से हमारी सोच का दायरा तय कर देती हैं। बिल्कुल, इसे एम्बिएंट एस्पिरेशंस कह सकते हैं, यानी वो सपने जो आपके आसपास के माहौल में तैर रहे होते हैं। वाह, अच्छा शब्द है। सोचिए, एक ही आईक्यू वाले दो बच्चे हैं। एक सिलिकॉन वैली के पास किसी शहर में पैदा होता है जहां स्टार्टअप, कोडिंग, वेंचर कैपिटल जैसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा हैं। दूसरा बच्चा एक ऐसी जगह पैदा होता है जहां ये शब्द किसी ने सुने भी नहीं। स्रोत का तर्क है कि 20 साल बाद दोनों की योग्यता और सफलता में जमीन आसमान का फर्क होगा। और इसकी वजह मेहनत नहीं, बल्कि माहौल की लॉटरी है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। हम सब उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जो बहुत मुश्किल माहौल से निकलकर भी सफल हुए। क्या ये उदाहरण इस थ्योरी को गलत साबित नहीं करते? नहीं, बल्कि ये अपवाद हैं जो नियम को और मजबूत करते हैं। अच्छा, कैसे? उन लोगों को उस प्रतिकूल माहौल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलने के लिए कितनी असाधारण ऊर्जा, मेहनत और किस्मत की जरूरत पड़ी होगी, ये सोचिए। सही बात है। उनकी कहानी ये बताती है कि माहौल कितना शक्तिशाली होता है। स्रोत औसत की बात कर रहा है, सांख्यिकी या संभावना की बात कर रहा है। ज्यादातर लोग अपने माहौल के उत्पाद होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो परिवार और समुदाय के बाद अगला नंबर आता है शिक्षा का। ये तो जाहिर है। हाँ, लेकिन स्रोत इसे भी हमारे नियंत्रण से बाहर का एक कारक मानता है। आपको कौन सा शिक्षक मिला, ये आपकी किस्मत है। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ विषय नहीं पढ़ाता, वो आपके अंदर वो चिंगारी देख लेता है जो शायद आपने खुद भी ना देखी हो। वो आपको प्रेरित करता है, आपको सहारा देता है। हाँ, वहीं एक उदासीन शिक्षक सबसे होनहार छात्र के उत्साह को भी मार सकता है। ये भी एक लॉटरी है। और इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे ट्यूशन, कोचिंग और यहाँ तक कि दोस्त भी। हाँ, एक ऐसा दोस्त जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, वो भी आपके माहौल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें, परिवार, समुदाय, शिक्षा, दोस्त, ये सब मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो या तो हमारी आनुवांशिक क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है या फिर उन्हें पनपने ही नहीं देता। और स्रोत बहुत साफ कहता है कि जीन्स अपने आप में क्या कर लेंगे, ज्यादा बड़ा योगदान तो माहौल का है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमारे जीन्स एक संयोग हैं और हमारा माहौल, जिसका हमारी काबिलियत पर इतना बड़ा असर है, वो हमें समाज से मिला है, तो फिर हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या बची? मैंने किया वाला दावा कहाँ टिकता है? यही इस पूरी चर्चा का केंद्रीय सवाल है। स्रोत का अंतिम तर्क यही है कि योग्यता के आधार पर महानता का दावा बहुत खोखला है। हाँ, तर्क बहुत सीधा है। आपकी सफलता के दो मुख्य इनपुट हैं। एक जीन्स, जो आपको संयोग से मिले, और दूसरा माहौल, जो आपको समाज ने दिया। स्रोत की भाषा में कहें तो जो माहौल आपको मिला वो पूरा का पूरा सोसाइटी से मिलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आज सफल है तो उसकी सफलता में उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके दोस्त, उसके समुदाय की सोच और यहाँ तक कि हजारों साल पहले उसके पूर्वजों से मिले जीन्स का भी हाथ है। वो एक अकेला हीरो नहीं है, बल्कि एक पूरी श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। हाँ, और ये नजरिया हमारे मैंने किया वाले घमंड को कम करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अरे, हमें बनाने में तो कितने ही बाहरी लोगों और हालात का हाथ है। यह हमें कृतज्ञता की ओर ले जाता है। बिल्कुल, उस समाज के प्रति जिसने हमें माहौल दिया, और शायद उस ब्रह्मांड के प्रति
उस संयोग के लिए जिसने हमें हमारी आनुवांशिक विरासत दी। लेकिन अगर ये मान ले कि हमारी मेहनत का उतना रोल नहीं है, तो क्या ये लोगों को अकर्मण्य या आलसी नहीं बना देगा? कोई सोचेगा कि जब सब कुछ पहले से ही तय है तो मैं कोशिश ही क्यों करूं? नहीं, स्रोत इस बात को इस तरह से देखता है कि ये निराशावादी होने का कारण नहीं है, बल्कि एक ज्यादा यथार्थवादी और विनम्र होने का कारण है। अच्छा। ये मेहनत को खारिज नहीं करता, ये बस ये कहता है कि मेहनत करने का अवसर, मेहनत करने की इच्छा शक्ति और उस मेहनत का फल मिलना, ये सब भी काफी हद तक आपके माहौल पर निर्भर करता है। तो ये मैंने किया कि भावना को मेरे माध्यम से हुआ कि ज्यादा विनम्र भावना में बदल देता है। आप अपनी सफलता को अपनी निजी जागीर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखने लगते हैं। तो आज की चर्चा को अगर संक्षेप में देखें तो हमने योग्यता की धारणा पर एक गहरा सवाल उठाया। स्रोत हमें बताता है कि जिसे हम अपनी मेरिट कहते हैं वो दो चीजों का मिश्रण है। पहला जीन्स, जो एक जेनेटिक लॉटरी की तरह है, और दूसरा हमारा माहौल, जो हमारे परिवार, समुदाय और समाज की देन है। और इसका सबसे जरूरी पहलू है सेल्फ मेड, यानी खुद से बने इंसान की धारणा को चुनौती देना। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सफलताएं और हमारी क्षमताएं उन चीजों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं जो हमारे जन्म के समय और उसके बाद हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थीं। ये हमें सफलता को देखने का एक ज्यादा विनम्र, ज्यादा जुड़ा हुआ और ज्यादा व्यापक नजरिया देता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल भी खड़ा करता है। अगर योग्यता इतनी ज्यादा संयोग और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, तो उन लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है जिन्हें संयोग से वे आनुवंशिक या पर्यावरणीय लाभ नहीं मिले? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि समाज के तौर पर हम एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जेनेटिक लॉटरी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का मौका दे।